What's up everyone? Welcome back to the channel। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टाफिंग शुरू किया था और स्टाफिंग में मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, मीनिंग हमने सब कवर कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे स्टाफिंग के कंपोनेंट्स के साथ और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कवर करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ये वाला पूरा कंपोनेंट हम आज कवर करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको सिलेक्शन और ट्रेनिंग कवर करा दूंगा और आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज की क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रूटमेंट से क्वेश्चन 100% बोर्ड्स में आता है। 99% भी नहीं बोल रहा, 100% बोल रहा हूँ। और वीकेंड हो रहा है तो वीकेंड पे टेस्ट भी लेना है फिर आपका, तो अच्छे से तैयार कर लो, साथ साथ याद करके चलना और कमेंट सेक्शन में बताना डेली बेसिस पे याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि व्हाट इज एक्चुअली रिक्रूटमेंट। ये मैंने आपको प्रोसेस में समझाया था। रिक्रूटमेंट होता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल हमारी जॉब्स के लिए आएंगे उतना ज्यादा चांस है कि हमें अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना है कि वो मेरी जॉब के लिए अप्लाई करें। तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव स्टेप। पॉजिटिव क्यों है? कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को होप मिलती है, विच एम्स एट अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द गिवन जॉब। द हायर द नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाई फॉर अ जॉब, हायर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सुटेबल एम्प्लॉय। भाई जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि मुझे एक अच्छा एम्प्लॉय मिल रहा है ना। उसके बाद हमारे पास जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन आपको बताइए, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट, इसका एक डेफिनेशन ले लो। रिक्रूटमेंट इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैनपावर। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ अवेलेबल लेबर अपॉन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन कैन ड्रॉ व्हेन इट नीड्स एन एडिशनल एम्प्लॉय। ठीक है, मीनिंग हमें पता है। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, अब यहां से हमारा मेन जो कार्यक्रम है वो शुरू होता है कि सर कितने सोर्सेज हैं, किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को सेलेक्ट किया जा सकता है, रिक्रूट कैसे करा जा सकता है। तो दो सोर्सेज हैं, एक होता है इंटरनल सोर्सेज, एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्स होते हैं जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट करते हो, ठीक है, और एक्सटर्नल होते हैं जब बाहर से आप रिक्रूट करते हो। सर इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से? अंडर दिस सिस्टम द वेकेंट पोस्ट आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। अब देखो, सपोज मैं बैंक मैनेजर के लिए कोई पोजीशन के लिए एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढ रहा हूं। अब मेरे बैंक में उस लेवल के एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट वो लोअर जॉब पोजीशंस पे हैं, तो यार उन्हें प्रमोट भी तो किया जा सकता है। भाई नया एम्प्लॉय ढूंढूंगा, फिर टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, एफर्ट लगेगा। इससे अच्छा जो ऑलरेडी मैंने जिसका पहले इंटरव्यू करा हुआ है, जो ऑलरेडी डिजर्विंग है, उसी को प्रमोट कर दो यार। तो ये एक इंटरनल सोर्स हो गया, समझे? तो इंटरनल क्या होता है? Under this system, vacant posts are filled by inducing existing employees of the organization. Vacant posts are filled by using existing employees only and no outsiders are permitted. कोई बाहर का outsider allowed नहीं होगा। बहुत सही। Internal sources includes, क्या क्या आता है इसके अंदर? सबसे पहले आ जाता है ट्रांसफर्स। सर ट्रांसफर्स का क्या मतलब है? एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करना। ट्रांसफर में याद रखना कि ना तो पैसा बढ़ता, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती, ना पोजीशन चेंज होता, सिर्फ जोन चेंज होता है कि कोई नॉर्थ में काम कर रहा है, नॉर्थ से निकाल के उसको वेस्ट में डाल दिया या ईस्ट में डाल दिया। तो बेसिकली क्या है कि हमारे सपोज शहर में 4 ऑफिसेज हैं, एक नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक साउथ में। चारों में सेल्स मैनेजर है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ वाला सेल्स मैनेजर है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, और जो वेस्ट में है, वेस्ट में 2 हैं, तो वेस्ट में से एक उठाऊंगा, उसको नॉर्थ में डाल दूंगा, तो बनेगा तो सेल्स मैनेजर ही ना। पैसा भी उतना ही मिलेगा, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। उसका पोजीशन पहले भी यही था, वो अब भी यही है। ये लेवल में चेंज नहीं हुआ। लेवल में चेंज होता है प्रमोशन में, कि पहले वो नीचे है और नीचे से ऊपर आ रहा है, तो वो प्रमोशन होता है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, यहां मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कि बस इधर से उठ के इधर आ गया, बाकी सब सेम रहेगा। समझे? अब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल। प्रमोशन होता है वर्टिकल, नीचे से ऊपर। समझे क्या लिखा है? Transfer involves shifting of an employee from one job to another or from one department to another without much change in status. Status same रहेगा। कौन सा status? और WhatsApp status? अरे नहीं बाबा, status का मतलब उसकी position and responsibilities. Compensation level also remains almost same. थोड़ा बहुत change हो तो हो, बाकी सब same रहता है। Features क्या होंगे ट्रांसफर के? एक अच्छा सोर्स है, जहां पे ओवर स्टाफ है वहां से निकाल के अंडर स्टाफ में डाल दो।
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, मैंने बता दिया ना, जो पोजीशन पे पहले था उसी पोजीशन पे रहेगा, सिर्फ ऐसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल। ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग के लिए भी यूज करा जा सकता है और काफी हेल्पफुल है टर्मिनेशन और रिमूविंग ग्रीवेंसेस से बचने के लिए, मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर कर दो यार, शिफ्ट कर दो। प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन क्या होता है? जब एम्प्लॉइज शिफ्ट करे जाते हैं एक जॉब पोजीशन से हायर जॉब पोजीशन में, याद रखना यहाँ नीचे से ऊपर आएगा, तो ये प्रमोशन है, ठीक है। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, स्टेटस मिलता है, पे मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। फीचर्स क्या होंगे प्रमोशन के? ये वर्टिकल है, नीचे से ऊपर चलता है यहाँ पे, ठीक है। इट इम्प्रूव्स, मोटिवेशन बढ़ता है, लॉयल्टी बढ़ता है, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, तो इसमें सब इम्प्रूव होता है। उसके बाद ग्रेट और पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है एम्प्लॉय फुल खुश हो जाता है। देखो एम्प्लॉय कब खुश होता है? प्लेसमेंट पे, उसके बाद उसके प्रमोशन पे, ये बड़े अच्छे मोमेंट्स होते हैं किसी की भी लाइफ में, ठीक है। इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मोरल बूस्टर, किसी का भी आप प्रमोशन करोगे उसका मोरल बूस्ट होगा कि यार मैंने बढ़िया काम करा होगा। बेटर सिलेक्शन, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय है, तो आपका टाइम भी सेव होता है, आपका कॉस्ट भी बचता है, एफर्ट भी बचता है, आपका एम्प्लॉय ऑलरेडी स्टेबल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो नया आएगा, फिर उसे ट्रेनिंग दोगे, फिर वो परेशान होकर चला गया तो क्या होगा? तो ये स्टेबल है यार, इसे रखो। इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है, ठीक है। नो नीड फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ हुआ हुआ है, बस एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। लॉयल्टी होती है ऑर्गेनाइजेशन से, जो आपका पहले से ही एम्प्लॉय है वो पहले से ही लॉयल है, नए को लॉयल्टी जनरेट करवाओगे आप, वो पहले से ही लॉयल है जो पुराना है, तो यार उसी को रखो ना, है ना। उसके बाद गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल सोर्सेज से क्या होता है? गुडविल बढ़ती है मार्केट में कि ये लोग अपने एम्प्लॉयज को निकालते नहीं है, अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, समझे। तो ये सब बेनिफिट्स हो सकते हैं जो किसके हैं? इंटरनल सोर्सेज के हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्ट्स द ऑप्शन, अब अगर आप इंटरनल से लेते हो तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस, नए नए चीज़ें तो पहले ही कट डाउन हो गई, तुम्हारे ऑप्शंस ही बंद हो गए, तुम्हारे को वही लोग मिलेंगे, वही पुराना टैलेंट, वही पुराना सब कुछ मिलता है। दूसरा, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स, कई बार ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि उनके पास पहले ही अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, अब नया भी उन्होंने बस ट्रांसफर कर दिया या प्रमोशन कर दिया, तो आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, यहाँ पे मजा नहीं आने वाला। इसके बाद डिस्करेज कंपटीशन, यहाँ पे एम्प्लॉइज को कंपटीशन ही नहीं फेस करना पड़ता, तो वो भी बस उसी तरीके से चलते रहते हैं। देखो ग्रोथ कब होती है? कंपटीशन से। अगर जियो ना आता तो बाकी कंपनीज कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करती, बस वैसे ही चलते रहते। जियो के आने से इंटरनेट हर घर में पहुंच गया, एयरटेल को भी अपने प्लान्स चेंज करने पड़े, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारी कंपनीज के मर्जर हो गए, सबको अपना पैसा कम करना पड़ा। अदरवाइज पहले तो 250 रुपए में 1 GB मिलता था, लोग डर डर के यूट्यूब खोलते थे, भाई साहब खुला और उड़ गया, फिर क्या होगा? तो जियो वॉज अ कंप्लीट चेंज, एक ऐसा कंपटीशन था जिसने सबको कहा भाई साहब हम तेज चल रहे हैं, तुम भी तेज चलो अगर सर्वाइव करना है तो, समझ रहे हो। तो जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करोगे ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, तो एम्प्लॉय धीरे धीरे चलता रहेगा यार अपना, समझे। उसके बाद क्रिएट्स कंट्रोवर्सीज, कई बार लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हें प्रमोशन मिल रहा है पता नहीं वो डिजर्व करते भी हैं या नहीं करते हैं, बस हम समय के लिए कर रहे हैं। देन स्टेग्नेशन ऑफ स्किल्स, स्किल्स ग्रो नहीं होती, बिल्कुल भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पुराना एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके पास कोई नया क्रिएटिविटी नहीं होगी, नया इनिशिएटिव नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद नॉट सूटेबल फॉर ऑल द पोस्ट, हर पोस्ट के लिए जहाँ पे ओरिजिनलिटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती, वहाँ पे तो नया बंदा चाहिए, तो वहाँ पे ये नहीं चलेगा। तो कुछ डीमेरिट्स हैं, ये आप देख लो, 3-4 लर्न रख सकते हो, इसके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में कुछ इंटरनल पढ़े हमने, अब हम एक्सटर्नल पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनल में आपने क्या देखा कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से उठाया जा रहा था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। एक्सटर्नल में अब बाहर से लिया जाएगा, तो सर नई क्रिएटिविटी, नया इनोवेशन, लेटेस्ट एम्प्लॉय जिसके बाद लेटेस्ट स्किल होगी, इस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं एक्सटर्नल के, ठीक है। When persons from outside the organization are invited to fill the vacant post, then it is known as external recruitment. In other words, when the organization meets its manpower requirement from outside the organization, it is called external recruitment. अब external के क्या क्या sources हैं, आ जाओ मैं आपको सारे दिखाता हूँ। ये सब हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये चार्ट में मैंने इधर जगह छोड़ी है ताकि हम लिख दूँ और आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाओ।
सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आपको जितने भी एम्प्लॉयज़ चाहिए किसी ऑफिस में या फैक्ट्री में, तो उस ऑफिस या फैक्ट्री के गेट पे पोस्टर लगा दिया जाएगा, उस ऑफिस या फैक्ट्री के गेट पे बैनर लगा दिया जाएगा और उस बैनर पे लिख दिया जाएगा कि भाई साहब इस लेवल का, इस क्वालिफिकेशन का, इस एबिलिटी का अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो वॉक इन कर सकता है इंटरव्यू के लिए। तो वो हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम लोग फैक्ट्री गेट पे पोस्टर लगा हुआ देखते हैं और वहां से डायरेक्ट एंटर करके हम लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, फिर सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट याद रखना, जब फैक्ट्री गेट पे ही बैनर लगा हुआ हो, पोस्टर लगा हुआ और वहां से अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट करते हो तो डायरेक्टली आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कैजुअल कॉलर्स। सर कैजुअल कॉलर्स क्या है? अब देखो सपोज यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर कैटेगरी में 12 लोग आए, हमें सिर्फ 2 की जरूरत थी। इंटरव्यू के लिए कितने आए? 12। तो 2 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, 10 का रिजेक्शन करना पड़ेगा। हमें 2 की जगह 4 बहुत अच्छे लगे, 2 की जगह 4 बहुत शानदार लगे। हमें लगा यार ये चारों तो बहुत स्किलफुल हैं और ये हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें 2 ही लोग चाहिए। 4 रखूंगा तो ओवर स्टाफ हो जाएगा, वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। मुझे 2 ही चाहिए थे, 4 मैं रख नहीं सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो एक्स्ट्रा 2 हैं उनको एक वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा। एक्स्ट्रा 2 को किस में रख दूंगा? वेटिंग लिस्ट में। मैं उनको बोलूंगा यार आपका सब कुछ हो गया, आपका सब कुछ परफेक्ट है, आप वेट करो। जैसे ही हमें अगली बार रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपका कोई पूरा प्रोसेस नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे और आपको रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो जब भी एम्प्लॉइज वेटिंग लिस्ट में से कॉल करके बुलाया जाता है, अब बैनर वैनर नहीं लगाने, पोस्टर वोस्टर नहीं लगाने, सर्च कुछ नहीं करना, सीधा वेटिंग लिस्ट में से उठाओ और कॉल लगाओ कि क्या आप अवेलेबल हो। इसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पोस्टर से, बैनर से, फैक्ट्री गेट से, कैजुअल कॉलर्स में वेटिंग लिस्ट में से। एडवर्टीजमेंट आप जानते ही हो, अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में कि जॉब्स अवेलेबल हैं, है ना, मैगजीन्स में, अलग अलग मीडियाज़ में। एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हो, आप बाहर से लोगों को बुला सकते हो, अवेयर कर सकते हो कि आ जाओ हमारी जॉब पे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। सर ये 2 अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? बस वैसे ही बना दिए। एडवर्टीजमेंट में सारे एडवर्टीजमेंट आने चाहिए थे, बट इन्होंने जो हमारा डिजिटल मीडिया है, जो हमारा टीवी है, उसको अलग रखा है। तो अगर टीवी की बात हो रही होगी तो एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी रखना, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट की बात हो रही होगी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, तो एडवर्टीजमेंट लिख के आना। उसके बाद सर अगर जॉब ढूंढी naukri.com पे, monster.com पे, तो वो होता है वेब पब्लिशिंग, www.naukri.com ऐसा कुछ, या कोई और वेबसाइट या कुछ और। तो वहाँ पे अगर आप किसी वेबसाइट से रिक्रूट हो रहे हो तो उसको हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। क्या सर बच्चों को जॉब्स कॉलेज कैंपस से भी मिलती है? हाँ, कॉलेज कैंपस में भी तो आते हैं बच्चे को ढूंढने के लिए कि जो स्किलफुल बच्चे हैं उनको जॉब्स मिल जाती है। उसको क्या बोलते हैं? कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, जब कॉलेजेस में जाके कंपनीज रिक्रूटमेंट करती है उसको हम लोग बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद कई बार हम हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज से, जो ऑलरेडी हमारे अभी एम्प्लॉइज हैं, उनको बोलते हैं कि आप किसी का नाम रेकमेंड कर दो, आप कोई रेकमेंडेशन दे दो। तो कभी कभी हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज भी बहुत अच्छा रेकमेंडेशन दे देते हैं। हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज भी कई बार बहुत अच्छी चीज़ें बता देते हैं कि हाँ यार वो एक बंदा है, उसमें दम है, उसमें स्किल्स भी है, मेरे साथ पढ़ा था, उसको हम पूछ सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज। तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज में हमारे जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं वो रेकमेंड करते हैं और हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमें मदद करते हैं। देन वी हैव लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या होता है कि अगर आपको लेबर की जरूरत है, जैसे सपोज मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, मुझे कोई बिल्डिंग बनवानी है, मुझे कोई मकान बनवाना है, अब मुझे लेबर चाहिए, तो भाई मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा लेबर? तो मैं क्या करूंगा, एक ठेकेदार को पकड़ लूंगा, मैं एक इंडिविजुअल को पकड़ लूंगा, उसको ठेका दूंगा, उसको बोलूंगा भाई साहब मेरी सिरदर्दी नहीं है, आप मुझे पैसे बताओ कि इतने पैसे लगेंगे, सब कुछ अरेंज आप ही को करना है, मुझे टेंशन मत दो यार, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ, मेरी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो वो इंडिविजुअल जो जिम्मेदारी लेगा उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करेगा और मुझे रिक्रूटमेंट में मदद करेगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आती हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज याद रखेंगे सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट होती हैं। इन दोनों का काम एक ही है,
बस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसीज जो हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट है, ये सरकारी है, ये लोग इंटरमीडियरी हैं। सपोज आपको जॉब चाहिए और कोई एक्स कंपनी है, उसको इंडिविजुअल चाहिए, आप भी मेरे पास आए, एक्स कंपनी भी मेरे पास आई, तो मैं क्या करूंगा, मैं आप दोनों को मिलवा दूंगा। मैं बोलूंगा आपको जॉब चाहिए ना, एक्स के पास चले आओ, एक्स को बोलूंगा ये चिंटू को जॉब चाहिए, चिंटी को जॉब चाहिए, इसको रख लो, बढ़िया है। तो मेरा काम क्या होगा, आप दोनों को मिलवाना होगा। तो मैं कौन हूं, मैं हूं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या मैं हूं प्लेसमेंट एजेंसीज, या तो मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं या मैं आपकी प्लेसमेंट करवा रहा हूं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंटरमीडियरी हूं, मैं सिर्फ एक इंटरमीडियरी का काम निभाता हूं, जिसका काम जॉब सीकर यानी जॉब ढूंढने वाला और जॉब प्रोवाइडर, इन दोनों को मिलाना है और कुछ नहीं है। मैं आप दोनों को मिलवा देता हूं और जॉब अवेलेबल करा देता हूं, ठीक है। तो ये 10 प्रकार के हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड वेब पब्लिशिंग, ठीक है। अब एक छोटा सा होमवर्क है आपके पास, स्क्रीनशॉट लो पहले। अब ये आपको रीड करना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे वर्कशॉप के फैक्ट्री गेट पे, ऑफिस पे बैनर लगा होता है, वहां से सीधा सीधा रिक्रूटमेंट हो सकता है। कैजुअल कॉल और एडवर्टीजमेंट, एक बार रीडिंग लगा लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना, हम उसको दूर करेंगे, ओके। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी मैंने आपको बता दिया। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर रन बाय गवर्नमेंट, सर्व एज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोवाइड वेरी यूजफुल सर्विस टू बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट होंगी। प्लेसमेंट एजेंसीज आर गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दीज एजेंसीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, काम दोनों का सेम है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज से जब रिक्रूटमेंट होता है तो उसको कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज मैंने आपको बता दिया, किसी करंट एम्प्लॉय के रिकमेंडेशन से। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, WWW बता दिया। इसके क्या मेरिट्स होंगे सर, ये तो बहुत आसान है। एक तो आपको क्वालिफाइड पर्सनल आप ढूंढ सकते हो, जैसे एम्प्लॉय की आपको रिक्वायरमेंट है वो ढूंढ सकते हो। दूसरा, वाइडर चॉइस होगी, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, ज़्यादा चॉइस ओपन रहेगी आपके पास। तीसरा, फ्रेश टैलेंट मिलेगा, नया लेटेस्ट स्किल्स जिसके पास है ऐसा इंडिविजुअल मिलेगा। चौथा, कंपटीशन रहेगा काफ़ी ज़्यादा, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको भी लगेगा यार नए नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, हमें भी अपनी स्किल ग्रो करनी चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये ऑप्शंस हमेशा रहते हैं, ठीक है। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या होंगे, कई बार एग्जिस्टिंग स्टाफ इससे डिससेटिस्फाई हो जाता है। डिससेटिस्फाई क्यों हो जाता है, डिससेटिस्फाई इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको लगता है यार मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, यार मुझे आगे बढ़ाना चाहिए था, मेरी तो हुआ नहीं प्रमोशन, कोई बाहर से आगे जॉब ले गया, तो वो डिससेटिस्फाई हो जाता है, उसका मोरल टूट जाता है कई बार, ठीक है। लेंदी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट में काफ़ी समय लगता है, बिजनेस को वैकेंसीज डालनी पड़ती हैं, एप्लीकेशंस का वेट करना पड़ता है, फिर काम करना पड़ता है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई अच्छा कैंडिडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन वी हैव अ डिफरेंस, इस डिफरेंस को रीड लगाओ, मीनिंग क्या है, टाइम किस में ज़्यादा लगता है, ऑब्वियसली इसमें कम इसमें ज़्यादा, ये सस्ता ये महंगा क्योंकि ये बड़ा प्रोसेस है। क्वालिटी, इसमें कोई स्कोप नहीं है नए टैलेंट का, इसमें नया टैलेंट मिलता है। इसमें लिमिटेड चॉइस, इसमें वाइडर चॉइस, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग के मोटिवेशन रहता है कि हमें ही मिलेगा, ये कई बार डीमोटिवेट हो जाता है एग्जिस्टिंग स्टाफ की, यार प्रमोशन ही नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है बेटा जी, और इसी के साथ हमारा रिक्रूटमेंट वाला पूरा टॉपिक हो जाता है समाप्त। तो उम्मीद है मुझे आपको रिक्रूटमेंट बहुत बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम आराम से ये टॉपिक करके चल रहे हैं। अगली क्लास में मैं आपको सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराता हूँ और चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, फिर केस स्टडीज भी तो करनी है भाई। तो चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, आई लव यू ऑल एंड अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।